Hello students, so we are back again and today we are doing our first chapter of India and the Contemporary World Part 2 means History। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब हम लोग आज पूरे यूरोप की बात करने वाले हैं और उसमें नेशनलिज्म पढ़ने वाले हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, हम नेशनलिज्म क्यों पढ़ रहे हैं और यूरोप के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमारे टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। फर्स्ट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब कि यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं और फ्रांस भी यूरोप का ही एक पार्ट है। तो हम लोग फ्रांस से शुरुआत करेंगे जो कि हम ऑलरेडी अपनी 9th क्लास में शुरुआत कर चुके थे, यानी कि इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो इसमें हमें पता चलेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि क्या हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि उसके इम्पैक्ट ऑल ओवर यूरोप में क्या हुए थे। सेकेंड टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म कैसे हुआ। थर्ड वन इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। मतलब कि वो एज जब काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन एक के बाद एक रिवॉल्यूशन होती जा रही थी। एंड द फोर्थ वन इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मतलब ये जितने भी हम लोग इन देशों के बारे में पढ़ते हैं जैसे जर्मनी और इटली, तो हम ये पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे बना। यस ऑफ कोर्स हम लोग ये पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली जो है वो ठीक है, लेकिन वो बने कैसे, ये हमें आज पता चलेगा, यानी कि इस क्लास में पता चलेगा। एंड द फिफ्थ इज विजुअलाइजिंग द नेशन, कि हमने अपने देश को कैसे देखा। कैसे देखा मतलब आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया को हम फीमेल एलिगोरी बोलते हैं, मतलब कि भारत माता बोलते हैं, पिता क्यों नहीं बोलते। तो ये सारी चीज़ें और बाकी के देशों को क्या बोलते हैं ये सब हम इसमें पढ़ाई करेंगे। एंड द लास्ट वन इज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसमें नेशनलिज्म और लास्ट में हम लोग इम्पेरियलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक जस्ट हमारी छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में जो शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे, जब वो एंड होगा चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एक दूसरे से कितने ज़्यादा लिंक करते हैं और इसको पढ़ने में ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, ये एक जर्मनी एलिगोरी है। एलिगोरी का मतलब क्या होता है वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पर पहले मैं बता दूं जैसे हमारे पास भारत माता है वैसे ये भी किसी देश की माता है और इसका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। तो हम लोग सारी चीज़ों को, इस बार जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं जिसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसलिए इस बुक में जितनी भी, इस चैप्टर में जितने भी हमें इमेजेस दी हुई हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ड्राइंग से शुरू करते हैं, अपनी पेंटिंग से शुरू करते हैं। ये आपके चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेज पे दी होगी जहाँ पे पूरे हेडिंग लिखी होगी आपके चैप्टर की। ये जो पेंटिंग है ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी। हाँ, जब भी हम लोग इस चैप्टर में किसी के भी बारे में पढ़ेंगे तो उसका रिलेशन डायरेक्टली फ्रांस से ज़रूर होगा, क्योंकि यूरोप में जो भी रिवॉल्यूशन हुई है वो फ्रांस की वजह से हुई है। ये एक कहावत है कि जब फ्रांस छींकता है तो जुकाम पूरे यूरोप को हो जाता है। मतलब जब फ्रांस में हमारी रिवॉल्यूशन हुई तो पूरे यूरोप जो है हिल चुका था कि भाई हमारे यहाँ पे क्यों नहीं, जब फ्रांस में इतना कुछ हो गया तो हमें भी वैसी चीज़ें चाहिए, और वो सब हम लोग आज की क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो इमेज है ये फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू इन 1848। 1848 में ये इमेज बनाई गई थी। और आप इस इमेज को अपनी बुक में भी साथ में देखो कि यहाँ पर हमें क्या दिखा हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे हमारे पास कुछ गॉड्स हैं, यहाँ पे ये सब लोगों की एक लंबी सी मार्च है, मतलब कि सब लोग मार्च करते हुए लिबर्टी के पास आ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। और इसमें क्लियर नहीं है, यहाँ पे लास्ट में कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, कुछ सिंबल्स पड़े हुए हैं जो हमें क्या शो करते हैं, जो हमें ये शो करते हैं। पहले मैं बता दूं ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये मेनली ये चीज़ दिखाती है कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, ये उस इम्पैक्ट को शो कर रही है।
और ये क्या शो कर रही है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हमने आज तक सिर्फ ये देखा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बट हमने कभी गौर नहीं किया कि इनके हाथों में कुछ चीज़ें भी हैं। ये क्या हैं? तो हमें ये चीज़ों के बारे में भी इसमें पता चलेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि इनके हाथ में एक टॉर्च है, और वो टॉर्च क्या है? अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। इनके हाथ में एक टॉर्च है एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है नॉलेज। और इनके हाथ में किस चीज़ की नॉलेज है? ये हमें दिखा रही हैं कि इनके हाथ में जो टॉर्च है उससे ये पता चलता है कि अब हमारे देश में या ऑल ओवर यूरोप में किस तरह से लोगों के मन में ये नॉलेज बैठ चुकी है, ये उनको पता चल चुका है कि हमें अलग अलग स्टेट्स नहीं, हमें एक नेशन चाहिए। तो यानी कि ये नेशनलिज्म को ही शो करती है। और इनके दूसरे हाथ में ये क्या है? इनके दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स। मतलब इनके हाथ में एक बॉक्स है जिस पे काफ़ी सारे राइट्स लिखे हुए हैं, जो ये वो राइट्स हैं जो किसी रेवोल्यूशन की वजह से या जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं उसकी वजह से हमें जो राइट्स मिलते हैं। एंड द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ रिमेन्स पड़े हुए हैं, वो क्या है? वो रिमेन्स हैं जो भी यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट था उसके रिमेन्स पड़े हुए हैं। अब वर्ड आता है एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इसमें हमें क्या शो किया है? एक तो हमने ये पढ़ लिया कि इनके हाथ में एक चार्टर ऑफ राइट्स है। सेकेंड चीज़, इनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। और यहाँ पे जितने भी गॉड्स हैं ये शो करते हैं ब्रदरहुड। यस, ये सारे गॉड्स मिलके हमें क्या दिखा रहे हैं कि अभी तक हमने आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ कर ली हैं, अब हमें एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड बना करके रहना होगा। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये हर एक सोशल क्लास, हर एक तरह की एज के लोगों की एक ट्रेन है, मतलब कि एक मार्च है जो कि आ रहे हैं एंड प्रेजेंटिंग द होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये होमेज दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये लोग हैं कौन? लेकिन ये सारे देश हैं हमारे, मतलब सबसे आगे कौन है? ये फ्रांस के लोग हैं सबसे आगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुई थी और वहीं से हमारी 9th क्लास का चैप्टर शुरू हुआ, तो यहीं से हमारा 10th क्लास का चैप्टर भी शुरू होगा। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि क्या कैरी करती है? अ चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। देयर आर सम गॉड्स who shows brotherhood जो कि brotherhood को शो करते हैं। and here is a long march of the people of all the classes and of all the old ages who are presenting homage to the statue of liberty, जो कि statue of liberty को homage दे रहे हैं, मतलब कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये आपको याद रखना है कि ये जो पेंटिंग है, मे बी आपके एग्जाम में ये इस पेंटिंग को दिखा दे और आपसे इन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछ ले कि जो मार्च है ये किसकी है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या शो कर रही है, यहाँ पे गॉड्स क्या शो कर रहे हैं और यहाँ पे जो रिमेन्स पड़े हैं वो क्या शो कर रहे हैं। तो हम लोग वापस आते हैं उस टर्म पे जो हमने इसमें पढ़ा था एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में। तो इसमें क्या है? इसमें हमने दो टर्म पढ़ी एब्सोल्यूटिस्ट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो एब्सोल्यूटली हमारे पास है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हमारे पास जितनी भी पावर है वो एब्सोल्यूट पावर हो। एब्सोल्यूट मतलब एक ऐसी पावर जिसमें आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो पावर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होगी और आप जो चाहो वो कर सकते हो। और ऐसा ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटीज़ में था, जैसे कि हमारे इंडिया में भी था जब कॉलोनियलिज्म था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे तब यही सब कुछ हो रहा था। तो हम लोग फ्रांस पे वापस आते हैं। अब क्या हुआ कि फ्रांस में ऐसा था, एक राजा है यानी कि उसके पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर है, और कोई भी इंसान जा रहा है वो उसको आकर बोलेगा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, और वो उसे कुछ नहीं कह सकता, ना ही कोई और उसे कुछ कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट है। अगर एब्सोल्यूट ना होती तो क्या होता? तो ऑफ कोर्स क्या होती? पार्लियामेंट होती। क्या पार्लियामेंट के होते हुए एब्सोल्यूट हो सकता है? पार्लियामेंट से हमारा क्या मतलब है? पार्लियामेंट से मतलब है जो हमारे यहाँ पे दोनों हाउसेस हैं, यानी कि जब कोई भी लॉ या किसी को कुछ भी कहा जाता है तो हमारे पास कई सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो खड़े होकर अपनी आवाज़ को रेज कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। तो यानी कि हम बोल सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूटिस्ट?
एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैं गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख लूँ, लेकिन आपको हमेशा अपने एग्जाम में या जैसे भी लिखोगे हमेशा पूरा लिखना है। और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते अगर हो सके तो आप लोग अपने साथ में एक नोटबुक लेके बैठो, मैं जो भी यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों को मार्क करते जाना है साथ में। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की इन विच देर आर नो रेस्ट्रेंट्स, यस, जिसमें कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं होते। जो भी एक राजा है, जो भी एक किंग है, वो जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कि इस समय एक बात और समझ में आती है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट होती है उसमें दो फीचर्स होते हैं। फर्स्ट कि वो मोनार्कियल होती है। अब बात आती है मोनार्कियल। मोनार्कियल का मतलब हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मोनार्कियल का मतलब होता है मोनार्की, मतलब कि किंग रूल, जब किसी एक ही इंसान का रूल होता है। अब सेकेंड चीज़ कि जब मोनार्की है तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान, एक राजा पूरे देश पे रूल कर ले बिना किसी की हेल्प के? ऐसा नहीं हो सकता, कोई उसे टिकने ही नहीं देगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्कियल होता है, प्लस हमारे पास हमारी मिलिट्री होती है। क्योंकि अगर मिलिट्री नहीं होगी तो क्या होगा? अगर किंग बोलेगा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो तो वो उल्टा 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा वहां से कि तू क्यों चढ़ा देगा भाई मुझे फांसी पे। तो इसीलिए मोनार्कियल में, मतलब एब्सोल्यूटिस्ट में अगर मोनार्की है ऑब्वियसली तो उसमें मिलिट्री कंपलसरी होगी ही होगी। अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर नो रेस्ट्रेंट्स एंड इट इज अ मोनार्कियल एंड मिलिट्री फॉर्म विच इज सो मच रिप्रेसिव, जो कि बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव है, मतलब वो दूसरों को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेस करके रखती है। अब अभी जो हमने वो इमेज देखी थी वो किस चीज़ की थी? हमने पढ़ा उसमें कि वो रिमेन्स जो थे वो एब्सोल्यूट के थे। अब हमें ये पढ़ना है कि वो एब्सोल्यूट के जब रिमेन्स आ गए, जब एब्सोल्यूट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो किसी ना किसी तरह की तो गवर्नमेंट होगी वहाँ पे। तो उसने क्या बोला कि मैं जो शो कर रहा हूँ, फ्रेडरिक सोरेन ने बोला कि मैं अपनी पेंटिंग में एब्सोल्यूटिस्ट को ख़त्म करता हूँ और एक यूटोपियन सोसाइटी की बात करता हूँ। अब यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन एक ऐसी विज़न है, एक ऐसा विज़न है सोसाइटी का जिसमें हमें गवर्नमेंट की ही ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग अपनी सोसाइटी में सेफ क्यों रहते हैं? हम लोग क्यों अपने घर से इसलिए बाहर चले जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पे कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं दे विल हेल्प अस। लेकिन क्या हर एक कंडीशन में हमारे सोसाइटी मेंबर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं? नहीं। चोर इसलिए चोरी नहीं कर रहा है, मतलब चोर चोरी कर रहा है ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्राइम्स क्योंकि उन्हें डर है। और अगर किसी को डर नहीं होगा तो वो इंसान क्यों गलती नहीं करेगा? उसका जब मन चाहेगा वो चोरी करेगा, किसी का मर्डर करेगा। तो उसने बोला कि मैं एक यूटोपियन सोसाइटी की बात करता हूँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूटोपियन इज जस्ट अ विजन ऑफ सोसाइटी। हमने यहाँ पे क्यों बोला कि ये सिर्फ एक विजन है? हमने इसलिए बोला क्योंकि ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्या अभी मैंने आपको बोला कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ना ही हमें किसी लॉ की ज़रूरत है, ना ही किसी पुलिस की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है? कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उन पर डर नहीं होगा तब तक क्राइम्स बंद नहीं हो सकते या कम नहीं हो सकते। तो यूटोपियन इज जस्ट अ विजन ऑफ सोसाइटी विच इज़ टू आइडियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। और कितनी आइडियल है? दैट कांट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, इतनी आइडियल है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि ये जो हमने पिक्चर पढ़ी थी ये फ्रेडरिक सोरेन ने बनाई है, 1848 में बनाई थी। और इसने हमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे 2 चीज़ शो करी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके हाथ में एक टॉर्च है एनलाइटनमेंट की, एंड शी हैज़ अ चार्टर, उनके पास एक चार्टर है जो कि राइट्स ऑफ मैन शो करते हैं, मतलब इंसान के कितने सारे राइट्स हैं। और वो जो सोसाइटी, वो जो उन्होंने पिक्चर उसमें शो की, उसमें बोला है कि एब्सोल्यूटिस्ट के रिमेन्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। और अब हम लोग एक यूटोपियन सोसाइटी की बात करते हैं। मतलब फिर से एब्सोल्यूट से समझ में आता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद देयर आर नो रेस्ट्रेंट्स, जिसमें कोई रेस्ट्रेंट्स है ही नहीं। इट इज़ मोनार्कियल,
इट इज़ मिलिट्री, इट हैज़ मिलिट्री एंड इट इज़ टू मच रिप्रेसिव, और ये काफ़ी ज़्यादा रिप्रेसिव है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आर यूटोपियन, इट इज़ जस्ट अ विजन ऑफ सोसाइटी विच इज़ टू आइडियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, दैट कांट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब हमें इस चैप्टर में एक टर्म पढ़नी है जो पूरे चैप्टर में चलने वाली है, विच इज़ आर नेशन स्टेट। what do you understand by nation state? सबसे पहले तो नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश जो कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से बना हो, मतलब एक ऐसा देश जिसमें, देश क्यों बोल रहे हैं मुझे, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप होगा पर्सन्स का जिनके पास कॉमन नॉलेज होगी, या बोल सकते हैं कॉमन ट्रेडिशन होगा। अगर नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, उनके पास कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन हिस्ट्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोलते हैं। या फिर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो कि एक साथ आते हैं, टू फॉर्म अ सोसाइटी, टू फॉर्म अ कॉमन आइडेंटिटी, जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं। तो अब नेशन स्टेट की जो बात है ये हमें पता कैसे चली, तो ये भी एक इंसान ने बताया हमें, अर्न्स्ट रेनन ने, ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर था। इन 1882 में एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इन्होंने जाके बताया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशन स्टेट, एंड ही सेड दैट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, मतलब ये किसकी बात करते हैं, मेजॉरिटी की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी भी मेजॉरिटी बेस्ड होती है, और जब भी हम किसी भी सोसाइटी की बात करेंगे तो वो क्या होगी, मेजॉरिटी पर ही बेस्ड होगी। तो अ नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of its citizens and not only its rulers, सिर्फ रूलर्स ही नहीं उसके सिटीजन्स के भी मेजॉरिटी came to develop a sense of common identity, जो कि आते हैं सिर्फ एक चीज़ को डेवलप करने के लिए, जो कि क्या है, a sense of common identity and shared history। और shared history क्यों बोले, क्योंकि या तो वो हिस्ट्री सेम होगी या फिर वो हिस्ट्री शेयर्ड होगी। शेयर्ड मतलब जैसे फ्रांस में हुआ वैसे ही यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी हुआ होगा, मतलब वो वहाँ पे शेयर हुई होगी। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, नॉट ओनली रूलर्स, सिर्फ रूलर्स के नहीं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ शेयर्ड हिस्ट्री। और शेयर्ड हिस्ट्री की वो लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 1, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा वो इस चैप्टर का बेसिक था, मतलब कि हम इस चैप्टर में किस चीज़ की बात करने वाले हैं, हमने इसमें अभी तक ये पढ़ा है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो बेस्ड किस पे है। तो ये चैप्टर किस पे बेस्ड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है। तो मैं एक बार आपको इसका बेसिक बता देती हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी वो कुछ लोगों ने, फ्रांस के कुछ लोगों ने मिलकर की थी। किसके खिलाफ की थी, किसके अगेंस्ट की थी, इन्होंने वो लुइस 16 के अगेंस्ट की थी। लुइस 16 हु इज ही वॉज द रूलर, और वी कैन से ही वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस। ये क्या था, ये फ्रांस का किंग था, यानी कि मोनार्कियल था। और ऐसा क्यों किया गया, रिवॉल्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी उन्हें। फ्रांस जो था उसमें जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन थी उसे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यानी कि फर्स्ट एस्टेट। एस्टेट का मतलब क्या होता है, एस्टेट आपने सुना होगा, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके नीचे भी एस्टेट्स लिखा होता है। एस्टेट मतलब जब किसी ज़मीन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे तो वो एस्टेट होगा, मतलब लैंड रिलेटेड। तो इससे समझ में आ गया कि ये जो इन्होंने कैटेगराइज किया था वो लैंड से रिलेटेड किया था। तो फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द लास्ट इज थर्ड एस्टेट। अब इसमें क्या था, सपोज हमारे पास अगर 100% पॉपुलेशन है तो उस 100% पॉपुलेशन में से 10% पॉपुलेशन फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट में आती है और बाकी की 90% पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट में आती है। मतलब कि हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 90% थर्ड एस्टेट थी
और 10% सेकेंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट थी। अब इन दोनों में कौन लोग थे? फर्स्ट एस्टेट वॉज द ऑनर ऑफ द चर्चेज, मीन्स फादर ऑफ द चर्च। जितने भी चर्च वहाँ पे थे उनके जो फादर थे वो सब किस में इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट एस्टेट में इंक्लूड होते हैं। और सेकेंड स्टेट में जितने भी सोल्जर्स थे या बोल सकते हैं रिलेटिव्स थे। किसके रिलेटिव्स? लुई 16 मतलब कि वहाँ के किंग के। अब क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हुआ क्या, जब बात आई टैक्सेस की तो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को कोई टैक्स ही नहीं देना था, सारा टैक्स का बर्डन थर्ड एस्टेट पे था। और ये ऐसे टैक्सेस थे जो ना कि सिर्फ किंग को पे करने थे बल्कि इन्हें इन दोनों एस्टेट्स को भी एज वेल पे करने थे। मतलब थर्ड एस्टेट 90% ऑफ द पॉपुलेशन सेकेंड एस्टेट को भी पे कर रही है, फर्स्ट एस्टेट को भी पे कर रही है। अब वो पे करेगी कहाँ से? जो हमने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो क्या था? 60% ऑफ द टोटल लैंड वॉज अंडर फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट एंड जस्ट 40% ऑफ द लैंड वॉज अंडर थर्ड एस्टेट। मतलब जिससे उन्हें पैसा मिलने वाला है वो तो उनके पास सिर्फ 40% है, और जिस चीज़ का उन्हें टैक्स देना है वो क्या है? वो तीनों को देना है, किंग को भी देना है, फर्स्ट एस्टेट को भी देना है और सेकेंड एस्टेट को भी देना है। अब इनमें थे कौन से लोग? इसमें सारे प्रोफेशनल्स, पीजेंट्स, एजुकेटेड पर्सन्स, बिजनेसमैन, जितने भी फिलोसफर्स, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, एवरीबडी वॉज इंक्लूडेड इन द थर्ड एस्टेट एक्सेप्ट सोल्जर्स एंड द फादर ऑफ द चर्चेस। तो ये एक रीज़न था वहाँ पर लड़ाई होने का, मतलब कि रिवोल्यूशन होने का। अब सिर्फ एक ही रीज़न तो रहा नहीं होगा, रीज़न तो बहुत सारे थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें वो सारे रीजंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो रीजंस हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें ये समझना है कि ये जो लाइन बोली जाती है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुई थी तो उसकी वजह से पूरे यूरोप में भी रिवॉल्यूशंस होनी स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो चैप्टर है, हम लोग ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि हमारे पूरे चैप्टर को कवर करते जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, आइडिया ऑफ द नेशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म। वो कौन से स्टेप्स थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने लिए जिसकी वजह से एक नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हो चुका था? या फिर सेम क्वेश्चन वो रिपीट करके देगा। एक्चुअली हिस्ट्री में आपको आंसर्स नहीं याद करने, आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस को घुमा कर देगा, आंसर आपको पता होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमें क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहानी तो हमें पता चलती जाएगी साथ साथ, जिसकी वजह से हमको ये भी पता चलता जाएगा कि उसमें क्या बोला हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ऐसे क्या किया जिसकी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। तो आंसर है, पहले तो हमें अपनी राम कहानी लिखनी होगी कि देयर वर सो मैनी स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द क्लियर कट एक्सप्रेशन, कब हमें एक क्लियर कट एक्सप्रेशन मिल चुका था कि हाँ भाई ठीक है ये होने वाला है, ऑफ नेशनलिज्म कम इन फ्रांस। फ्रांस में कब नेशनलिज्म का एक क्लियर कट एक्सप्रेशन मिला था? एंड हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, मतलब कि रूल मतलब पावर। कैसे उस रिवॉल्यूशन की वजह से मोनार्की से पावर हट के उसके जितने भी सिटीजन्स थे उनके पास चली गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि द ट्राई कलर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि फ्रांस एक नेशन स्टेट बनने वाली, एक नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे मन में आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रांस का एक फ्लैग बना देंगे जो पूरे फ्रांस को शो करेगा, भले ही उसमें कोई भी रहता हो। तो यानी कि अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट इज द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ले सितोयन वर एम्फेसाइज्ड। ये दो आइडियाज थे, कौन कौन से? ला पात्री, ले सितोयन। इनके नाम से पता चल रहा है, पात्री मतलब कि हम लोग पितृभूमि की बात कर रहे हैं, भूमि, पितृ, पात्री मतलब पितृ।
तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जितना भी लैंड है अब से वो एक फादर लैंड है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी पितृभूमि मातृभूमि, तो वैसे उन्होंने बोला कि ये हमारी मातृभूमि, किसी एक या कुछ लोगों का उस पर राइट नहीं होगा, बल्कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका राइट होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे कोई सिटीजन तो था ही नहीं, वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे स्टेट्स में डिवाइडेड लोग थे, मतलब कि फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। अब क्या हुआ, उनका सेकेंड आइडिया वॉज ले सिटोयन। सिटोयन मतलब सिटीजन, मतलब कि अब हम अपने फ्रांस में दो आइडियाज़ प्रमोट करते हैं, ला पात्री मतलब फादरलैंड, जितने भी लोग हैं जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब की भूमि है ये, एंड द सेकेंड वन इज ले सिटोयन मतलब कि हम लोग सिटीजन्स हैं, कोई एस्टेट के मेंबर्स नहीं है आपसे। एंड द थर्ड वन इज एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब ये क्या नई कहानी है, मैं एक बार बता देती हूँ कि जब वहाँ पर जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई थी तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर बोला कि हम लोग नेशनल असेंबली बनाएंगे। और ये क्यों हुआ था, ये एक छोटी सी इंसिडेंट था कि जब वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जो कि किंग ने बुलाई थी, और वो मीटिंग किस लिए थी, वो मीटिंग मेनली वॉज टू इंट्रोड्यूस द सम मोर टैक्सेस, कुछ और टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट तीनों के मेंबर्स आए थे। अब वो मेंबर्स कैसे थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट दोनों को मिलाकर 600 मेंबर्स थे अप्रोक्स, और सिर्फ थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स थे, जिसमें से औरतों को आना अलाउड ही नहीं था। और कुछ लोगों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, जो वुमेन्स थी, जो किड्स थे, उन लोगों ने अपने कुछ लेटर्स लिख के ऑलरेडी उस मीटिंग में पहुंचा दिया था। तो वो जो मीटिंग थी उसको एस्टेट जनरल मीटिंग बोला था। अब क्या हुआ कि वो मीटिंग इंट्रोड्यूस मतलब कि ऑर्गेनाइज तो हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, वो बीच में ही बॉयकॉट हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ था कि उन्होंने बोला, राजा ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे टैक्स बढ़ाता हूँ, अब तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। अब ऑब्वियसली बात है कि वो हाँ बोले या ना बोले, थर्ड एस्टेट का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनका तो कुछ मानना था ही नहीं, क्योंकि राजा, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट तीनों मिलकर जो भी वहाँ पे बनाने वाले थे, जो भी रूल के लिए एग्री करने वाले थे, सबको वही मानना था। तो इसलिए थर्ड एस्टेट ने उस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और वो वहाँ से जाकर के एक टेनिस कोर्ट में मिले, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता, मतलब जब तक हमें हमारे राइट्स और हमारा संविधान नहीं मिल जाता। तो वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो राजा था वो अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो एस्टेट जनरल के अंडर था, मतलब कि नेशनल असेंबली के अंडर था। अब क्या हुआ कि उन लोगों को इलेक्ट करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था लोगों को, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जो वोट कर सकते थे, और पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जो वोट नहीं कर सकते थे। तो एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब उन्होंने बोला कि भाई देख, तू कुछ भी कर, लेकिन हमें इस नाम से ना अब नफरत हो चुकी है एस्टेट जनरल। जब हम लोगों को कोई एक चीज़ के लिए बार बार किचकिच करते हैं ना, तो हमें वो नाम, वो पर्टिकुलर नाम ही नहीं पसंद आता, हम लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं। तो फ्रांस में भी सेम चीज़ हुई कि लोग इस नाम से ही अब चिढ़ने लगे थे, तो इसलिए इसको रीनेम करके नेशनल असेंबली रख दिया था कि हम पूरे नेशन की असेंबली है, पूरे नेशन को हम लोग शो करते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी है कि एस्टेट जनरल को क्या रीनेम किया था, उसको रीनेम किया गया था नेशनल असेंबली। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम एज अ नेशनल असेंबली। एंड द फोर्थ वन इज न्यू हाइम्स। हाइम्स मतलब लोकगीत जो होते हैं, वहाँ पे कुछ गीत कंपोज किए गए। ओथ्स टेकन मतलब कि कुछ शपथ ली गई। एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड मतलब कि वहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। अब ओथ्स टेकन की मतलब कि उन्होंने शपथ ली होंगे कि हाँ अब से हम लोग जो हैं वो सेम सिटीजन्स हैं, कोई बड़ा या छोटा तबके का इंसान नहीं। अब बात आती है हाइम्स की, वो कौन से हाइम्स से, मतलब कि पहले सपोज करो अगर पहले वहाँ पे कोई प्रेयर होती होगी जब बच्चों के स्कूल में, तो वो क्या पूजा होती होगी, क्या प्रेयर होती होगी
कि हे गॉड हमारी जो किंग है उसको सलामत रखना, ये सारी चीज़ें। तो अब वो गीत जो थे वो नए बने, जैसे हमारे यहाँ पे वंदे मातरम वगैरह। मतलब कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हुई, पूरे देश से रिलेटेड। मतलब ये जो श्रद्धांजलि